यहाँ पे जो पॉलीमर चलने वाला है वो कौन सा पॉलीमर है ये देखिएगा। क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म। एक बात बताइए कि जो आपका वहां पर पॉलीमराइजेशन हो रहा था वो फ्री रेडिकल के थ्रू हो रहा था कि नहीं हो रहा था? यस सर। एडिशन पॉलीमर में आप देखोगे कि वहां पे फ्री रेडिकल के थ्रू हो रहा था। बात ये रही दोस्तों कि फ्री रेडिकल अगर मान लो हो रहा है तो तीन तरह से होता है यहाँ पर मेनली जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। पहला रिएक्शन मैकेनिज्म पे कि पहला जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अब जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आपको पॉलीमराइजेशन कराना है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको फ्री रेडिकल इनिशिएटर चाहिए। क्या चाहिए? फ्री रेडिकल इनिशिएटर। रेडिकल इनिशिएटर। आप स्पेलिंग यहाँ पे देख लीजिएगा। इनिशिएटर का मतलब क्या हुआ भाई कि ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, और इसके पास ऐसे परऑक्साइड लिंकेज होनी चाहिए कि भैया थोड़ी सी भी हीट दे दो। क्या दे दो? थोड़ी सी भी हीट दे दो तो ये अपने इधर और ये अपने इधर ब्रेक हो जाएगा और ये फर्दर क्या बना देगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखा रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि फ्री रेडिकल आपको पता चले। अब नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं रहेगा। अब ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब दो फ्री रेडिकल जनरेट हो गया तो अब दूसरे एल्कीन पे कंबाइन करेगा और फ्री रेडिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगी। बिना फ्री रेडिकल इनिशिएटर के रिएक्शन शुरू होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल आ जाए, एक बार रिएक्शन शुरू हो गई तो फिर वो चलती जाएगी चलती जाएगी। यानी कि शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो किसके प्रेजेंस में होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? तो भैया फ्री रेडिकल इनिशिएटर के। और वहां पर हम क्या यूज करते हैं? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। देखिए यहाँ पे बेंजीन कंपाउंड क्या ऑर्गेनिक है? ये भी ऑर्गेनिक है, तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, एक और फ्री रेडिकल इनिशिएटर की तरह यूज करते हैं FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पर देखिएगा ये भी क्या है? फ्री रेडिकल इनिशिएटर है। फ्री रेडिकल इनिशिएटर FR। ठीक है, यहाँ पर H2O2 जो है ये वंस अगेन आपका क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड है जो कि आसानी से फ्री रेडिकल फॉर्म कर देगा ये बॉन्ड ब्रेक करके, होमोलिटिक। तो ये दो चीजें, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो सकता है, नहीं तो FeSO4 H2O2 भी हो सकता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर कहीं मान लीजिए कि आपको एसिड दिखता है, H2SO4 चाहे HF चाहे BF3 लेविस एसिड इसको बोलेंगे, AlCl3 ये भी लेविस एसिड है, SnCl या TiCl4, ये जो कंपाउंड अगर दिखते हैं ना तो इसका मतलब ही क्या है कि कौन सा मैकेनिज्म होगा? कैटायनिक मैकेनिज्म। बस इतना याद रखिए, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत आप बस बता देता हूँ। एनाइनिक मैकेनिज्म में दोस्तों क्या हो जाएगा? एनाइनिक मैकेनिज्म में आप देखोगे तो बेस की प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेशियम एमाइड या एमाइन बोल सकते हो, इसको सोडामाइड बोल दीजिए, पोटेशियम एमाइड बोल दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल लिथियम, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन यानी कि ब्यूटाइल लिथियम। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? एजेंट। ठीक है, और ये जो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है ना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका जब अब R- जो निकल के आता है ना, ये बेस की तरह काम करता है। चलिए बता दूंगा बाद में, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो धीरे धीरे कवर होता रहेगा। सो चलिए ठीक है, हमें बेसिकली किस पे फोकस करना है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर। ठीक है, इसके दो एग्जांपल्स देखेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आ जाइए। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आप देखोगे दोस्तों ना कि सबसे पहले ये स्टेप वाइज रिएक्शन होती है। क्या होती है? स्टेप वाइज रिएक्शन होता है। यानी कि स्टेप फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा उस पर आप फोकस करिएगा। सबसे पहले तो मान लीजिए ना दोस्तों कि यहां पर आपके पास एक एथिलीन मॉलिक्यूल्स है। क्या है ये? एथिलीन मॉलिक्यूल्स का हम पॉली एथिलीन पॉलीमर बना रहे हैं। कौन सा बना रहे हैं? पॉली एथिलीन पॉलीमर। तो CH2 इंटू N, ये पॉलीमर बना रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए? यही होगा कि नहीं होगा बताइए आप लोग? यस सर। यस सर। और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो ये आपको पॉलीमर मिलेगा। रियलिटी ये है कि ये रिएक्शन तभी शुरू होगी जब आपके पास ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो। क्या हो? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, यानी कि सबसे पहले तो फ्री रेडिकल होगा तो ही रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होने वाली। तो अब आ जाइए दिखाता हूं आपको। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? चेन इनिशिएशन स्टेप। स्टेप फर्स्ट क्या है आपका? चेन इनिशिएशन स्टेप। और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं?
ऑर्गेनिक पेरोक्साइड अंडरगो होमोलिटिक फ्यूजन टू फॉर्म फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, चलिए आ जाएंगे। मैं आपको ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का मतलब ये आर ओ ओ आर, और ये इधर ब्रेक होगा, ये इधर ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आप देखो कि आर ओ फ्री रेडिकल और एक और आर ओ फ्री रेडिकल बन गया। जब ये फ्री रेडिकल बना हुआ है तब आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, शुरू हो गया। यानी कि स्टेप फर्स्ट में क्या है, होमोलिटिक फ्यूजन होगा। ध्यान से सुनिएगा, होमोलिटिक फ्यूजन टू फॉर्म फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बन गया। चलिए अब एक साथ में इसका एक रिएक्शंस भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ये तो जनरल फ्री रेडिकल है ना, जनरल पेरोक्साइड कंपाउंड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड कई जगह आपको दिखेगा। बेंजोइल पेरोक्साइड होता क्या है दोस्तों, तो वो ये रहा आपका बेंजीन रिंग, और यहाँ से ये कार्बन, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ये और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो गया आपका क्यूट सी बेंजीन रिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी ये पेरोक्साइड लिंकेज है कि नहीं। यस सर। अब जैसे ही आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा हीट कर दोगे, ये गुस्से में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर फ्री रेडिकल बनेगा, इधर फ्री रेडिकल बनेगा। अब साथ में क्या होता है, ये फ्री रेडिकल बना ना, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाता है, फ्री रेडिकली, याद रखिएगा फ्री रेडिकली। तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, और सिमिलरली यहाँ पर एक बॉन्ड और एक बॉन्ड इधर ब्रेक होता है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल। ये देखिए दो फ्री रेडिकल मिलके यहाँ से CO2 निकाल देंगे, ये और ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा CO2। यानी कि ध्यान से देखिएगा, CO2 एक मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से, और इधर से भी आप देखोगे ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करके CO2 मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भैया CO2 मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए। ठीक है, बच क्या गया, यहाँ से आपका ये बेंजीन रिंग और उस पे फ्री रेडिकल। कितने लोगों को समझ में आया, दो लिख देता हूं, मतलब इधर का एक फ्री रेडिकल और इधर का एक फ्री रेडिकल। किसी को समझ में आया कि दोबारा बताओ। यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो। दो स्टेप में कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। एक बात बताइए, ये वाला बॉन्ड तो वीक बॉन्ड है, तो ये तो ब्रेक होगा कि नहीं होगा होमोलिटिकली। यस सर। बाकी लोग बोलते रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि मैं समझ जाऊं। अब देखिए ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल। ठीक है, अब बताइए ये दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम ही मॉलिक्यूल्स है, तो आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फ्री रेडिकल, बताइए। यस सर। क्या मैं देखिए इधर भी एक फ्री रेडिकल होगा और इधर भी एक फ्री रेडिकल, क्या दोनों सेम मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि सिमेट्री है तो सेम मॉलिक्यूल्स है। तो मैंने क्या करा दोस्तों, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों एक ही है। या चाहे मैं एक काम करूं, गधा मजदूरी करूं कि इसको फिर मैं ऐसे लिख दूं इधर से दूसरे वाले को। अब बताओ देख के, क्या दोनों एक ही मॉलिक्यूल्स है कि नहीं। यस सर। यस सर। तो अब मैं क्या करूं, इसको 2 लिख देता हूं और यहां से इसको मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, कि सिंपली यहां से ना ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाता है, और एक बॉन्ड जो था इसका इधर ब्रेक हो जाता है, होमोलिटिकली ब्रेक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, अच्छा यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा और एक फ्री रेडिकल यहाँ पर आएगा। एक बात बताइए, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल कंबाइन करेंगे तो क्या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यस सर। ये इधर ब्रेक हुआ, ये इधर ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके पाई बॉन्ड बना देंगे, और इस बेंजीन पर क्या आ गया, फ्री रेडिकल आ गया। तो अब बताइए यहाँ पर आप लोग देखते रहिएगा कि यहाँ पर क्या फ्री रेडिकल आ गया, ये फ्री रेडिकल, और साथ में CO2 गैस निकलेगी कि नहीं निकलेगी। यस सर। समझ में आया सबको। तो CO के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। हाँ हाँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। CO2 का स्ट्रक्चर तो आप देखो एक बार, ऐसा ही होगा ना, CO2 का स्ट्रक्चर तो यही होता है ना सर।
समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बाकी लोग? डन सर। ठीक है, अब बताइए Done, ये sir. आपका कौन हो गया? फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल बन गया है, और यहां से जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे ROR फ्री रेडिकल बना, बस बस इतना ही समझना था। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले स्टेप में क्या होगा, फ्री रेडिकल ऐसा हम कंपाउंड लेंगे जो आसानी से फ्री रेडिकल बना दे, और फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे कि जिसका पॉलीमराइजेशन कराना था, क्या मान लीजिए एथिलीन का पॉलीमराइजेशन कराना है, तो एथिलीन के साथ उसको मिक्स करेंगे तो फ्री रेडिकल बनेगा, और वो फ्री रेडिकल एथिलीन से कंबाइन करेगा। चलिए एग्जांपल्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका किसका पॉलीएथिलीन मुझे पॉलीमर बनाना है, तो ये रहा CH2 और ये आपका जो है आपका क्या हो गया है दोस्तों, क्यूट सी बेंजीन फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये एथिलीन मॉलिक्यूल्स ना ये अपने आप फ्री रेडिकल नहीं बन जाएगा कि भैया ये अपने आप ऐसे ब्रेक हो गया और फ्री रेडिकल में कंबाइन होते जा रहे हैं, नहीं, ऐसा ब्रेक नहीं होने वाला। वो अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब पहले से हमारे पास क्या हो, फ्री रेडिकल हो। क्या हो? पहले से ही मेरे पास कोई अगर फ्री रेडिकल होगा, तब ये कब क्या कंबाइन करके एक नया फ्री रेडिकल बनाए। सेंस समझिएगा यहाँ पर क्या कह रहा हूं, कि अब जो पहले से हमने फ्री रेडिकल इनिशिएट किया, तो क्या फ्री रेडिकल मुझे सोल्यूशन में मिल गया कि नहीं मिल गया, ये वाला? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को स्टार्ट करवा देगा, इससे पहले स्टार्ट नहीं था। तो अब होगा क्या दोस्तों, जैसे ही फ्री रेडिकल सॉल्यूशन में दिखेगा ना, ये एथिलीन मॉलिक्यूल्स जो है अपना पाई बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक करेगा, और जैसे ही ब्रेक करेगा तो अब देखिए फ्री रेडिकल, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन, वो हाईली अनस्टेबल होता है। जैसे ही देखेगा, ये जो बेंजीन फ्री रेडिकल देख रहे हो ना, जैसे ही कहीं फ्री रेडिकल देखेगा इससे क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। और अब क्या मिलेगा दोस्तों, देखिएगा कि ये रही आपकी बेंजीन रिंग क्यूट सी, और फिर यहां से डायरेक्टली मैं इसको CH2 और यहाँ पर CH2, क्या फ्री रेडिकल बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. अब बताइए, ये जो फ्री रेडिकल है, यहां से मैं एरो दिखा रहा हूं येलो कलर का, देखिए अब इसके पास ये हाईली अनस्टेबल है, अब ये क्या करेगा, किसी दूसरे एथिलीन मॉलिक्यूल्स के टच में आएगा, किसी दूसरे एथिलीन मॉलिक्यूल्स के टच में आएगा, और ये आसानी से होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो ये इससे इसके साथ कंबाइन करके एक नया मॉलिक्यूल्स बनाएगा। और वो नया मॉलिक्यूल्स को मैं नीचे ड्रॉ करता हूं दोस्तों, ये देखिए बेंजीन रिंग क्यूट सी, आपका CH2 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 और ये CH2 फ्री रेडिकल। अब ये बताइए चेन बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है? यस सर। Yes, sir. और अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर एक और एथिलीन मॉलिक्यूल से ये फ्री रेडिकली ब्रेक होगा, और ये यहाँ से इसे कंबाइन करेगा, फिर ये अगला मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, और ये चेन चलती जाएगी, चेन चलती जाएगी, और एक बहुत लंबी चेन बन जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा कि सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, वो पहले स्टेप में कि भैया हमने फ्री रेडिकल इनिशिएटर ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज किया जो फ्री रेडिकल बना दिया, और फिर उसके बाद से स्टेप सेकेंड क्या बोलता है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, प्रोपेगेट करेगी, आगे बढ़ेगी। चेन प्रोपेगेशन स्टेप का मतलब भाई प्रोपेगेट करेगी, आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिएगा, द फ्री रेडिकल एड्स टू एन एल्कीन टू फॉर्म अ न्यू फ्री रेडिकल एंड चेन फर्दर कंबाइन विथ न्यू फ्री रेडिकल एंड गो सो ऑन। ठीक है, यानी कि प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होगा कि मेरा फ्री रेडिकल जो मेरा डबल बॉन्ड या कोई भी पॉलीमर मोनोमर होगा उसे कंबाइन करेगा, और मेरी चेन फर्दर क्या होती रहेगी, लॉन्गर पॉलीमराइजेशन के लिए चली जाएगी। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। चलिए, सो यहाँ पर इतना आप लोग देख लीजिएगा, तो इसको मैं यहीं तक रखता हूं। ठीक है, अब आता है थर्ड स्टेप, क्या होता है, तो थर्ड स्टेप में आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो थर्ड स्टेप है दोस्तों, फ्री रेडिकल में स्टेप थर्ड की बात करते हैं। The chain reactions become stop after combining with another free radical. मान लीजिए कि बहुत बड़ी चेन बन गई है, प्रोपेगेशन जो स्टेप था उस स्टेप के ड्यूरेशन में बहुत लंबी चेन बन गई है। अब वो क्या चाहती है, भैया अब स्टॉप हो जाए, पॉलीमर इतना लंबा मॉलिक्यूल्स बन गया है। तो वहां पे कैसे होगा, ये देखिए, ये रहा आपका बेंजीन मॉलिक्यूल्स, और ये रहा आपका CH2 और इसको मैं
ऐसे लिख सकता हूं n टाइम्स, ठीक है, और CH2 फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल, n टाइम का मतलब ओब्वियसली आप समझ जाइए बहुत बड़ा पॉलीमर बना हुआ है। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, CH2, इधर क्या हो गया CH2 एंड ये मान लो कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूं CH2 N, और ये रहा आपका बेंजीन। अब बताइए दोनों तरफ बहुत लंबी लंबी चेन है कि नहीं है, Yes, sir. इधर भी लंबी लॉन्ग चेन है और इधर भी क्या आपका लॉन्ग चेन है। अब ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन करेंगे, तो अब बताइए कि कंबाइन करने के बाद से इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बनेगा तो फ्री रेडिकल खत्म हो गया, तो क्या पॉलीमराइजेशन आगे जाएगा क्या? नो सर। No, sir. Stop हो जाएगा. क्या ही नहीं, क्या हुआ, हेलो, स्टॉप स्टॉप हो जाएगा Sir, सर। stop हो जाएगा. हाँ, यानी कि अब फ्री रेडिकल आपका बचा ही नहीं है, तो रिएक्शन पॉलीमराइजेशन आगे होगा ही नहीं। यानी कि अब जो हमारा इस थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप को हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनेशन स्टेप। मैंने लिखा ही नहीं है, मैं भूल गया, नोट कर लीजिएगा, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, टर्मिनेशन स्टेप। अब इसी टर्मिनेशन स्टेप में भैया क्या होगा, द चेन रिएक्शंस बिकम स्टॉप आफ्टर कंबाइनिंग विद एन अदर फ्री रेडिकल, और आपका पॉलीमराइजेशन स्टॉप हो जाएगा। यही प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या है, चेन, सॉरी वापस आ जाइए, पहला स्टेप क्या है, चेन इनिशिएशन स्टेप, उसमें हम फ्री रेडिकल हम यूज करेंगे, ठीक है, इनिशिएटर, वो इनिशिएटर हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी कि जो पॉलीमर मोनोमर है उससे कंबाइन करके फ्री रेडिकल बनाएगा, और फिर वो मोनोमर कंबाइन होते 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 बहुत लंबी चेन बनाएगी, जिसको हम बोलेंगे चेन प्रोपेगेशन स्टेप, यानी कि चेन प्रोपेगेट करती हुई आगे बढ़ रही है, लंबी होती जा रही है। और आखिरी स्टेप क्या होता है, आपका टर्मिनेशन स्टेप होता है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा क्या है, टर्मिनेशन स्टेप, द चेन रिएक्शंस बिकम स्टॉप आफ्टर कंबाइनिंग विद अनदर फ्री रेडिकल, और आपका जो पॉलीमर चेन बना है उसी कंपाउंड को हम पॉलीमर बोल देंगे, मैक्रोमोलेक्यूल्स को पॉलीमर बोल देंगे, ठीक है। तो फ्री रेडिकल समझ में आ गया ना आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। चलिए अब एक काम करते हैं, फिर आगे इसका एक और एग्जांपल से नहीं समझाता हूँ, वही स्टेप होगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है दोस्तों, कि ये रहा आपका स्टाइरिन मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर अगर मैं क्या रख दूं, फ्री रेडिकल बेंजोइल पेरोक्साइड, वो जो पिछला वाला स्ट्रक्चर था ना ये वाला, ये इसका क्या नाम है, इसका बेंजोइल पेरोक्साइड। अब यहाँ पे मैंने यही लिख दिया हुआ है बेंजोइल पेरोक्साइड, तो क्या इसका पॉलीमराइजेशन होगा और यहाँ पे एक नया पॉलीमर बन जाएगा CH, मतलब पहले क्या होगा, फ्री रेडिकल, फर्स्ट सिस्टम में बेंजोइल पेरोक्साइड क्या देगा आपको, ये फ्री रेडिकल देगा, देगा कि नहीं देगा, यस सर। फ्री रेडिकल देगा। और ये फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये बेंजीन फ्री रेडिकल जो है इसके CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग, इसे कंबाइन करेगा, ये इसे कंबाइन होकर यहाँ पे फ्री रेडिकल, और यही मॉलिक्यूल्स बार बार फिर आपका रिपीट होता जाएगा, प्रोपेगेशन स्टेप, ठीक है। और फिर आखिरी में थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा आपका टर्मिनेशन स्टेप, आपको पॉलीस्टाइरीन जो है वो आपको मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा, पॉलीमर मिल जाएगा, ठीक। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सर लास्ट स्लाइड यहाँ पे दिखाना कोई- एक बार सर, ये इससे वाला, पीछे, इससे पीछे ये ये वाला, जो बेंजीन होगा जिसने फ्री रेडिकल दिया था, ये फिर अलग हो जाएगा। हाँ ये ना एक्चुअली होता है कि मॉलिक्यूल्स में ये बेंजीन रिंग एज इट इज रहने वाला है, ठीक है, ये बेंजीन, लेकिन एक मॉलिक्यूल्स के होने की वजह से कोई असर नहीं होता इतनी बड़ी चेन में, क्योंकि मान लीजिए कि ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और वहां पे 10⁻⁷, यानी कि आप देखो ना, इकाई मतलब दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 10 लाख से ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, और एक बेंजीन रिंग से क्या ही होगा, समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ, तो ये उसमें रहता है, लेकिन हम उसको दिखाते नहीं है, क्योंकि हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक तरह से आप समझो कि ये बस रिएक्शन को इनिशिएट करता है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिएक्शन हमने समझ लिया हुआ है, लेकिन आप लोग एक चीज देखोगे, पहले ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है कि
अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करवाते हैं, जो भी हम पॉलीमर करवाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है। कुछ क्या होता है कि ऐसे एकदम लीनियर पॉलीमर बनते हैं, कुछ क्या होता है कि लाइन में से कुछ अलग से कंपाउंड निकल के ब्रांच बना देते हैं, और कुछ क्या होता है कि भैया, तो उसके लिए चलिए डिटेल 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर। किसकी बात कर रहे हैं? अब तक तो हम बात कर रहे थे कि पॉलीमर बन रहा है भाई, बहुत लंबी लंबी चेन बन रही है, लेकिन उनमें भी हमने उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने उसको कैटेगराइज करा हुआ है। और पहला कैटेगरी क्या है दोस्तों? लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर में क्या होता है कि जो हमारी चेन होती है, जैसे कि आपने पॉलीस्टाइरीन का देखा, चाहे आप उसमें आप देखोगे एथिलीन का देखोगे, तो वहां पे क्या थी? सिर्फ एक लंबी ऐसे स्ट्रिंग बन रही थी कि नहीं बन रही थी? Yes, sir. समझ गए आप लोग? ऐसा नहीं था कि उसके बीच में से ऐसे कुछ ऐसे चेन एक और नया निकल जाए और फिर यहाँ पे जुड़ते हुए कैसे जाए। तो अगर कुछ ऐसे पॉलीमर्स हो जिनका, याद रखिएगा कि जो सिंपल लॉन्ग थ्रेड लाइक ऐसे पॉलीमराइजेशन जाए, तो ऐसे हम पॉलीमर को क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलीमर बोलेंगे। लेकिन दूसरा क्या था यहाँ पर? ब्रांच्ड पॉलीमर। यानी कि मान लीजिए कि साथ में लंबी चेन तो ऐसे जा रही है, कहीं बीच में से एक ऐसी स्प्लिट हो जाए, तो उनमें से भी उसकी चेन के चेन एक स्प्लिट हो जाए, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांच पॉलीमर। इसके एग्जांपल समझाऊंगा आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो। और यहाँ पे देखिएगा क्रॉस लिंक पॉलीमर का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ना ये एक चेन पॉलीमर है, दो लीनियर चेन पॉलीमर दिख रहे हैं। ये कौन कौन से? एक ये और ये क्या है, उसके ऊपर एक ओवर ओवर कवर कर रहा हूं। देखिए ये जो पॉलीमर है, दो लीनियर पॉलीमर है, समझ में आ गया? और दोनों लीनियर पॉलीमर के बीच में हमने क्या करा ना कि भाई साहब सल्फर डाल दिया। क्या डाल दिया? सल्फर। ठीक है। अब ये सल्फर हमने यहाँ पे सल्फर साहब को यहाँ पे डाला। अब ये साहब आएंगे तो क्या करेंगे? ये आपकी चेन और इसके बीच में इसके साथ क्रॉस लिंकिंग बना देंगे। इधर से भी एक बॉन्ड बना लेगा, इधर से भी एक बॉन्ड बना लेगा। अब एक बात बताइए, ये बॉन्ड बनने की वजह से क्या ये लेयर स्प्लिट हो सकती है? थोड़ी बहुत होगी, लेकिन फिर वो वापस आ जाएगी। तो अगर बीच में क्रॉस लिंकिंग बन गई ना, तो ऐसे पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या वल्कनाइज्ड पॉलीमर। ठीक है, आगे डिटेल में समझेंगे, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखने देते हैं। आगे आ जाइए। आपका जो पॉलीमर है यहाँ पर मेनली जो पॉलीमर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो देखिए पहला जो है लीनियर पॉलीमर है। लीनियर पॉलीमर में आप लोगों के लिए एक दो एग्जांपल्स, क्या बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि एथिलीन है, ये वाला CH2 तो ये ब्रेक होता है तो क्या बनता है यहाँ पर? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये ऐसे ही मॉलिक्यूल्स रिपीट होते हुए जाता है। अब देखिए क्या ये एक थ्रेड लाइक सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, sir. समझ रहे हो आप लोग? तो लीनियर पॉलीमर में होता है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज आप समझ लीजिएगा, आगे तो हम सब डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखोगे कि ये रहा आपका लीनियर पॉलीमर ऐसे है, तो एक और इसके बीच में क्या होगा? ऐसे ही लीनियर पॉलीमर होगा। फिर यहाँ पर भी एक और ऐसे ही लीनियर पॉलीमर होगा, यहाँ पर एक और लीनियर पॉलीमर। ध्यान से सुनिएगा, these are the polymer in which the monomer are joined together and form straight chain। वहां पे देखिएगा दोनों पॉलीमर ऐसे, लीनियर पॉलीमर का मतलब कि दोनों मोनोमर जो स्ट्रेट एकदम जुड़ते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे और एक लंबी चेन बनाएंगे। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम क्या बोल देंगे? लीनियर पॉलीमर। सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन इसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं उनकी अब बात करिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भैया पहला क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा हाई डेंसिटी टेंसाइल स्ट्रेंथ, और तीसरा क्या है? परफेक्ट पैकिंग, और इसको हाई डेंसिटी बोल देते हैं। सुनिएगा, अब एक बात बताइए कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि दोस्तों आपके घर में ना 10 लोगों का कपड़ा है, क्या है? 10 लोगों का क्लॉथ है। अब उस क्लॉथ को अगर एक बैग में रखना है, तो आप एक काम करो कि 10 कपड़े को ले लो और ऐसे उड़ेल मुड़ेल के, जैसे ही आपने क्या करा, ऐसे पैक किया और रख दिया, क्या वो वैसे, या फिर एकदम आराम से एक लेयर एकदम अच्छे से फोल्ड करके रखोगे, तो किसमें ज्यादा स्पेस लगेगा बताइए? फोल्ड करने वाले में, या कि ऐसे गोल मटोल करके रख दोगे? तो जो फोल्ड करके रखेंगे। उसमें आसानी से रख सकते हो, स्पेस कम लगेगा, यानी कि उसमें पैकिंग आपकी क्या हो जाएगी?
परफेक्ट होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि ये जो लेयर है ना, तो यहाँ क्या एक लीनियर चेन लेयर है, जिसकी वजह से इनमें क्या हो जाती है, पैकिंग एकदम परफेक्ट होती है। पैकिंग परफेक्ट होने का मतलब दोस्तों कि इनके बीच में जो चेन होती है ना, इनके बीच में फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, अच्छे से पैकिंग होती है, और पैकिंग अच्छा होने की वजह से इनके बीच का फोर्स बहुत ज्यादा होता है। और जब फोर्स ज्यादा है तो इसको मेल्ट करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि भैया मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होने वाला है लीनियर पॉलीमर का। दूसरा, हाई डेंसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अब क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, इनके चेन के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए आप इसको स्ट्रेच नहीं कर पाओगे, बहुत कम स्ट्रेच करोगे। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसकी ज्यादा हो जाएगी, और ये परफेक्टली पैकिंग है, यानी पैक बहुत ज्यादा अच्छे से है, तो ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई डेंसिटी। समझ गए आप लोग? यस सर। ये इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए, पीवीसी, पॉलीएथिलीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, जितने भी लीनियर पॉलीमर है वो सारे इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अब बात करते हैं ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर में बेसिकली होता क्या है, इन these polymers monomeric unit join to produce long chain along with side chain of different length with produced branches। यानी कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि ब्रांचेस होंगे। याद रखिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ना, अगर एक चेन ऐसे जा रही है, एक चेन ऐसे जा रही है, तो इनके बीच में क्या होगा, यहाँ से कुछ निकला होगा, इधर से भी कुछ निकला होगा, इधर से भी कुछ निकला होगा। तो एक चेन मान लो कि नीचे से कुछ जा रही है, तो इधर से कुछ निकला, तो इधर से कहीं। अब एक बात बताइए, क्या एक दूसरे से ये प्रॉपर पैक हो पाएंगे क्या? नो सर। नो सर। पैक नहीं होंगे, तो अब इनका इरेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगा। तो अब देखिए, प्रॉपर पैकिंग नहीं होगी तो ज्यादा स्पेस में कम नंबर ऑफ मोनोमर आएंगे या मॉलिक्यूल्स आएगा, पॉलीमर आएगा, यानी कि कम मास एडजस्ट हो रहा है, तो वहां पे डेंसिटी ऑब्वियसली इसका कम हो जाएगा, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी। जब पैकिंग अच्छी नहीं है तो इनके बीच में जो FOA है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इन दोनों लेयर के बीच में, वो क्या हो जाएगा, बहुत कम होगा, तो ये आसानी से मेल्ट भी हो सकता है। और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, वो लीनियर पॉलीमर से कम हो जाएगी, और डेंसिटी भी इसका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली लीनियर पॉलीमर से कम हो जाएगा, क्योंकि अच्छे से ये पैकिंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर की। तो क्रॉस लिंक में आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पे देखिए, इन दीज पॉलीमर्स the initially form a linear polymer to chain to join together form a 3-dimensional। चलिए मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो पॉलीमर हमने बनाया था, नोवोलैक। नोवोलैक सुना है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक है, नोवोलैक में क्या होता है कि दोस्तों, सबसे पहले तो ये रहा आपका OH CH2, यहाँ पे ये फिनॉल, फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या आ जाता है, ये बेंजीन रिंग, OH, ये रहा आपका फिर सॉरी CH2। अब देखिए, अब यहां से क्या है, ये एक लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। हुआ क्या दोस्तों कि लीनियर पॉलीमर, और हमने क्या करा कि एक और ऐसा ही लीनियर पॉलीमर यहां पर यूज कर दिया, तो वो हो गया आपका ये वाला OH, ये रहा आपका CH2OH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन। यहाँ से क्या होता है, ये वाटर निकाल देता है, और यहाँ से भी एक और ऐसे ही, मतलब आप लोगों को समझाने के लिए बता देता हूँ, ये रहा आपका CH2OH, और यहाँ पे ये H हो गया, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देता है। और जैसे ही निकलेगा तो आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में एक चेन ऐसी बन गई, यहाँ पे क्या हो गई, एक क्रॉस लिंक, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक चेन नीचे से जा रही है, एक चेन ऊपर से जा रही है, लेकिन इनके बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन हुआ, तो यहाँ से एक क्रॉस लिंक बन गया। अब बताइए कि इसको क्या ऐसे खींचना आसान होगा क्या? देखिए, इस वाले को इधर खींचिए और इस वाले को इधर खींचिए, क्या उतना आप खींच पाओगे आसानी से? नो सर।
No, sir. क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, होल्ड कर लिया है, बहुत टाइटली होल्ड कर लिया, यानी कि जहां जहां एटम थे ना वो रिएक्शन करके, ये तो आपकी पहली लेयर हो गई ऊपर वाली, और नीचे वाली दूसरी लेयर हो गई, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन होने की वजह से अब वो फिक्स्ड हो गई है दोनों लेयर, तो वो खिंच नहीं सकती, और ये होता है आपका 3 डायमेंशनल पॉलीमर, इसको बोल देते हैं, जिसमें बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, या फिर एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर बना दिया तो हम इसको नेटवर्क पॉलीमर भी बोल सकते हैं। चलिए, तो कुछ नहीं, सबसे पहले आप लोग देखिएगा, इनिशियली फॉर्म अ लीनियर पॉलीमर चेन आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म बाय 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। बाद में ये लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करके दोनों ऐसे पॉलीमर चेन से कंबाइन हो जाए। खैर क्रॉस लिंक का यही सबसे बढ़िया एग्जांपल था। क्रॉस लिंक में भैया 2 चेन है, उसके बीच में एक केमिकल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे, और उसको हम लोग बोल देंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर। यहाँ पर इसकी डेंसिटी कैसी होगी बताइए आप लोग, क्रॉस लिंक पॉलीमर में क्या डेंसिटी ज्यादा होगी? Yes, sir. हेलो, यहाँ देखिए, these polymers are hard and rigid and brittle because their network structure are solid atom as 3D polymers, bakelite, urea, formaldehyde, malmic, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके, हार्ड होंगे। ये हार्ड इसलिए हो जाता है ना दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रक्चर जब मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं लिया है मैंने, हाँ कहीं होगा इधर ही, जैसे ये देखिए, इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि 2 चेन जा रहा है, दोनों चेन के बीच में क्या, यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस सर। अब बताइए, इन दोनों चेयर को, सॉरी दोनों चेन को, लीनियर चेन को क्या वो फिक्स कर देगा, मूव होने देगा इधर उधर? नहीं होने देगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। सेम थिंग वहां पे भी होता है कि भाई साहब, आप देखोगे कि यहाँ पर जो ऊपर जो था ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं, हाँ ये वाली जो चेन थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि पहले ऊपर एक लाइन वाली चेन जा रही है, ठीक है, और नीचे से भी एक चेन ऐसे जा रही है। अब इस चेन को अगर मैं यहां से जोड़ दूं और यहां से जोड़ दूं, तो क्या हो गया, ये फिक्स हो गया, सारे के सारे स्ट्रक्चर फिक्स हो गए, जिसकी वजह से ये पूरा मॉलिक्यूल्स मेरा रिजिड हो जाता है। तो ऐसे पॉलीमर को क्या बोल देंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और कुछ नहीं, इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा जाने की जरूरत है आपको। मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना आप लोगों को? यस Yes. सर। ठीक ठीक। हेलो गुरप्रीत। कभी कभार ना क्लासेस को थोड़ा तेज करना पड़ता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 13 लोग हैं, हो सकता है नहीं समझ में आओ, थोड़ा तेज करा होगा मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसे करोगे तो मैं क्लास ही छोड़ दूंगा। सिर्फ रेगुलर क्लास पढ़ाऊंगा, वो जो मैं सुबह शाम पढ़ाता हूँ शाम को, उसके बाद का हो सकता है कभी कभार ये लोग जबरदस्ती मुझे बोलेंगे कि सुनील सर एक काम करिए कि आप रिवीजन या कुछ क्लासेस ले लीजिए, तो वो ले लिया करूंगा अगर यही नौबत रही तो, बाकी सोचूंगा आगे। और समझता हूँ आप लोगों के पास भी थोड़ा बहुत ज्यादा बर्डन होता है, काम होता है, स्कूल वगैरह ये सारी चीजें, पर खैर कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हल्का हल्का यहाँ पर भी रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे, मैं वैसे डिटेल में जाने वाला था लेकिन ऊपर ऊपर ही देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फोर्स की बात करोगे ना, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस में, तो पॉलीमर को एक तो हम इलास्टोमर बोलते हैं, दूसरा फाइबर बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, और थर्मोसेटिंग बोलते हैं। चलिए आ जाए, अब आप लोग थोड़ा बहुत समझिएगा क्या कह रहा हूं, कि भाई इलास्टोमर का मतलब क्या होता है कि इलास्टिसिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी।
इलास्टिसिटी का मतलब कि मान लीजिए कि आपने एक रबर लिया और उसको खींचा तो उसका शेप डिफॉर्म होगा कि नहीं होगा, बताइए, शेप बिगड़ जाएगा। Yes, sir. लेकिन जब तक हम फोर्स अप्लाई किए तब तक वो शेप बिगड़ा रहेगा, और जैसे ही हमने क्या करा, शेप को सॉरी फोर्स को छोड़ दिया तो वापस रबर अपनी जगह जैसा पहले था वैसे चला जाता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टोमर। क्या बोलेंगे ऐसे को? इलास्टोमर। अब आ जाइए फाइबर में। फाइबर में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए एक पॉलीमर चेन के मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरा चेन मॉलिक्यूल्स है, तीसरा है। आप एक काम करिए, उसको हीट कर दीजिए और वो जहां फिक्स हो गया वहीं वो फिक्स रहेगा, उसमें अब कोई चेंज होने वाला नहीं है उसका सेम। फाइबर में आपने फाइबर के ग्लास देखा होगा, फाइबर का कपड़े देखते हो वो फैलते हैं, इतना ही फैलते, उनका जो पॉलीमर का मॉलिक्यूल्स फिक्स हो गया है तो वो वैसे का फिक्स ही रहता है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है दोस्तों कि थर्मोप्लास्टिक में आप देखोगे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉलीमर है, ठीक है, और उस पॉलीमर को हीट करके आपने जैसा शेप दे दिया, समझ गए, वो वैसा शेप ले लेगा। ऐसे पॉलीमर्स को हम क्या बोल देते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। ठीक। और एक होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक काम करिए कि कोई मोनोमर कंपाउंड ले लीजिए पॉलीमर का और उसको आप हीट कर दीजिए। हीट करने के बाद आप क्या करोगे कि जैसे हीट करा आपने, और हीट करने के बाद बहुत मेल्टेड जैसा मटेरियल हो जाएगा, एकदम लिक्विड जैसा मटेरियल। और आपको जिस शेप का बनाना है, मान लीजिए इस पेन के शेप का बनाना है आपको, अगर ये दिख जाए तो ब्लर दिख रहा है, हाँ, अगर ये पेन के शेप का बनाना है, चाहे मेरा चेहरा दिख रहा हो, मेरे चेहरे के शेप का बनाना है, तो आप उसी शेप के ढांचे में उसको डाल दीजिए और फिर उसको कूल कर दीजिए तो वो उसी का शेप ले लेगा। उसको बोल देते हैं थर्मोसेटिंग। आप जैसा सेट करना चाहो, हाई टेम्परेचर पे मेल्टिफाई कर दो, लिक्विफाई कर दो उसको लिक्विड के फॉर्म में, और फिर उसको कूल करोगे, जैसा शेप दोगे वैसे शेप में वो रीशेप हो जाएगा। और फिर उसमें कोई दोबारा चेंज नहीं कर सकते। आप चाहो तो उसको रिसाइकल कर दो, नहीं होगा। आप चाहो हीट करके उसको क्या बोलते हो दूसरे शेप में दे दो, चाहे दूसरे शेप का बना दो, वो पॉसिबल नहीं है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर में एक बार हीट करोगे आप और उसको जो शेप दे दोगे वो वही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक में आप देखोगे ना, तो थर्मोप्लास्टिक में क्या, एक बार आपने जो शेप दिया, ठीक है, तो वो शेप तो बन गया, और थोड़ा प्लास्टिक है इसका मतलब कि वो मूव हो सकता है, रबर रबर टाइप जैसा होगा। अब आप चाहते हो कि उसको रिसाइकल करके कोई दूसरा सामान बना दो किसी दूसरे तरह का, तो उसको क्या करोगे आप कि भैया उसको दोबारा मेल्ट करो, दोबारा जो शेप देना चाहते हो वो दे दो। तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि भाई दिस इज द रिसाइक्लेबल बॉटल, चाहे रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, यानी कि उसे हम दोबारा इकट्ठा करके दोबारा कुछ और भी बना सकते हैं। समझ गए आप लोग? यस सर। Yes, चलिए, sir. तो अब यहाँ पे होता क्या है कि इन्होंने बोला हुआ कि बेस्ड अपॉन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि कौन कौन से भैया, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वॉन डेर वाल फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को और 10 मिनट या 15 मिनट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये रहा आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉन डेर वाल फोर्सेस क्या होता है वो समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग वॉन डेर वाल फोर्स देखिए, ये दोनों वीक होते हैं, लेकिन वॉन डेर वाल ज्यादा वीक होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। तो देखिए, सबसे पहले वॉन डेर वाल बताता हूँ, आप लोग जनरलाइज करके समझिएगा। मैं मान लेता हूं दोस्तों कि यहाँ पर ना एक सी, यहाँ पे एच, यहाँ पर क्या है एच, यहाँ पर क्या है एच, और यहाँ पर क्या है एच। ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है? मीथेन। 10. ग्रेट, ये मीथेन मॉलिक्यूल्स है। ये रहा सी एच, ये रहा एच, यहाँ पर ये एच, यहाँ पर एच, एक और मीथेन मॉलिक्यूल्स है। हमने कहा दोस्तों कि भाई ये जो मीथेन मॉलिक्यूल्स है ना, ये दोनों पास में आएंगे तो इनके बीच में हो सकता है कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जिसको वॉन डेर वाल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। कहानी ये है कि ये कैसे लगेगा, इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आप लोग। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक ए मॉलिक्यूल्स है, इसका भी कुछ क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बताइए, ये दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ये दो दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब निगेटिव चार्ज ही तो फैला हुआ है ना कार्बन के चारों तरफ। तो हुआ क्या, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल्स है, ऐसे गोलाकार मॉलिक्यूल्स है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ।
इलेक्ट्रॉन फैले हुए, वो घूम रहा है चारों तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या, कि चारों तरफ निगेटिव चार्ज है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब मैं मान लेता हूं कि सेम एक और ए मॉलिक्यूल्स है, सेम टू सेम एक और ए मॉलिक्यूल्स है दोस्तों, और इसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है, यानी कि चारों तरफ निगेटिव चार्ज फैला हुआ है। शुरू में ये क्या थे दोस्तों, थोड़े दूरी पे थे, कुछ डिस्टेंस पे थे, ये दोनों क्या हुए, धीरे धीरे पास आने लगे। क्या होने लगे, धीरे धीरे पास आने लगे। और जैसे ही ये पास आएंगे तो होगा क्या, कि ये पास आएगा, मान लीजिए आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, क्या इनके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. और जैसे ही वो रिपल्सन होगा तो इनमें से कोई एक ए एटम का, चाहे ए मॉलिक्यूल्स का, ये जो मान लीजिए कि ये वाला क्या कर रहा है, इस पर रिपल्सन डाल रहा है, तो रिपल्सन डालेगा ना, तो अब ध्यान से सुनिएगा, रिपल्सन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देख रहे हो, किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर की तरफ, लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएगा, किधर, लेफ्ट साइड। तो अब अगला स्ट्रक्चर बनाता हूं, आप देखिएगा, ये रहा ए मॉलिक्यूल। अब बताइए, क्या इधर सारे सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Yes, sir. अब बताइए, जब इधर सारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो निगेटिव चार्ज इधर ज्यादा हो गया, तो क्या बोल देंगे इधर, क्या बोलेंगे इधर, कि भाई पार्शियल निगेटिव चार्ज इधर हो गया, और इधर जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. उसका उल्टा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही उल्टे दूसरे की तरफ पार्शियल पॉजिटिव आया, तब ए मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव होने की वजह से दूसरे वाला मॉलिक्यूल्स जो था, ये वाला मॉलिक्यूल्स, ये वाला, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन लगेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, तो इधर पार्शियल निगेटिव आ गया, इधर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे आप देखो, कलर चेंज करता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ वॉन डेर वाल्स क्या है। तो अब ये देखिए, पार्शियल पॉजिटिव और इसका पार्शियल नेगेटिव, दोनों ए मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। Yes, sir. Yes, sir. और इसी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉन डेर वाल फोर्स। समझ गए आप लोग। Yes, तो sir. यहाँ पे क्या है कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं वीक वॉन डेर वाल फोर्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को पता होगा, एक बार रिवीजन करा देता हूं। अगर मान लीजिए कि आपका हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अटैच्ड हो, चाहे नाइट्रोजन से अटैच्ड हो, सॉरी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच्ड हो, चाहे ये फ्लोरीन से अटैच्ड हो, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आया, अब इसके टच में कहीं भी अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, इस पे क्या पार्शियल नेगेटिव, क्या इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, तो नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, ये इसके साथ टच करेगा तो ये आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। अब कहीं भी अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपका जो ऑक्सीजन है ना, सॉरी हाइड्रोजन जो है, या तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन, तीनों में से किसी एक से जुड़ा होगा, तो वो कैसा कंपाउंड, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो पक्का करेगा, क्योंकि उनमें डाइपोल क्रिएट हो जाता है, और डाइपोल की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए ये थोड़ा बहुत मैंने हल्का सा रिवीजन करा दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिएगा, जो हमने ऊपर देखा था ना, इलास्टोमर क्या होता है, तो दीज आर द पॉलीमर हैविंग वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चेन। यानी कि मान लीजिए कि दोस्तों ये मेरे पास एक पॉलीमर चेन है, अब ये इलास्टोमर, अगर मैं ये बोल देता हूं दोस्तों कि ये इलास्टोमर है, तो अगर इसी को मान लीजिए कि यहां से आप क्या कर रहे हो, होल्ड कर, और इसी को आप यहां से खींच कर रहे हो, पुल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, तो ये जो इसकी साइज है ना, अब आगे बढ़ के कहां तक चली जाएगी, यहां तक चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, उसका रीजन समझिएगा कि देखिए, अगर यहाँ पे ये जो मान लीजिए कि इसको लेयर 1 है,
इसको L2 बोल देता हूँ, इसको L3 बोल देता हूँ, L4 बोलता हूँ। ये जो लेयर है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक लग रहा है तो यही लेयर आप देखिएगा, ये लेयर स्ट्रेच हो करके यहाँ जाएगी, एक लेयर स्ट्रेच होके इधर आ जाएगी, एक लेयर स्ट्रेच होके इधर आ जाएगी, एक लेयर स्ट्रेच होके इधर आ जाएगी। अब बताइए क्या ये लेयर स्ट्रेच होके बहुत दूर गई कि नहीं गई? यस सर, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था लेयर 1 लेयर 2 के बीच में फोर्स, लेयर 2 लेयर 3 के बीच में फोर्स, या इसके 4 के 3 4 में जो फोर्स लग रहा है वो बहुत वीक लग रहा है ना, क्योंकि वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स काम कर रहा है। तो अब वो लेयर स्ट्रेच हो जाएगी और इसलिए आप देखोगे कि द वीक फोर्सेस परमिट द पॉलीमर टू स्ट्रेच आउट ऑफ द 10 टाइम ऑफ देयर नॉर्मल लेंथ। इसलिए रबर क्या हो जाते हैं कि मान लीजिए कि अगर 2 मीटर का 1 मीटर का रबर है तो वो 1.5 या 2 मीटर जितना भी हो उससे ज्यादा भी वो रबर क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वीक होता है, वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जैसे कि आपने खींच दिया उसको, क्या कर दिया, खींच दिया तो वो 10 टाइम्स लंबा हो गया, और जब छोड़ते हो तो क्या वापस आता है कि नहीं आता है? यस सर, सर उसका क्या है इसमें कि कुछ ना कंपाउंड्स, जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया, इसमें सल्फर डाल दिया, ठीक है, हमने क्या डाल दिया है, देखिए यहाँ पर हमने एक सल्फर डाल दिया, यहाँ पर एक सल्फर यहाँ से ऐसे डाल दिया, सल्फर था ये ऐसे डाल दिया। अब ये जो सल्फर है ये स्ट्रेच होगा तो देखिएगा ये सल्फर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, क्या इस वाले बॉन्ड में ये सल्फर यहाँ पे टच है और ये यहाँ पे खिसक के आ गया है, ये सल्फर यहाँ पे आ गया है। एक बात बताइए, क्या इसका बॉन्ड एंगल जो है आप देखोगे तो बॉन्ड एंगल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? फोर्स लगा रहे हो तो बदल रहा है, और जैसे ही आप छोड़ोगे तो क्या वापस उसी रीगेन स्ट्रक्चर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा वापस इस? यस सर Yes, sir. तो यानी कि जब इनके बीच में कोई क्रॉस लिंकिंग होगी ना, जैसे कि बीच में आपने क्रॉस लिंक डाल दिया, कुछ ऐसे कंपाउंड डाल दिए, तो वो क्या हो जाएगा, इनके बीच में एक ऐसी चेन बन जाएगी और इसको क्या करेगा, वापस रजिस ओरिजिनल शेप में ला देगा, जिसकी वजह से ये इलास्टोमर की तरह काम करते। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये देखिएगा, फ्यू क्रॉस लिंक आर कॉइल्ड पॉलीमर, या कुछ ऐसे कॉइल जैसे पॉलीमर इनके बीच में होते हैं जो वो क्या कर देते हैं, वापस रीगेन कर देते हैं। तो चेन present, that's why the chain gain original length after removal of forces। तो ऐसे फोर्सेस, ऐसे पॉलीमर को हम लोग बोल देंगे इलास्टोमर। इसके कुछ एग्जांपल्स जो है आगे मैंने लिखा तो नहीं है ना, नहीं है। तो जितने भी रबर होते हैं ना, रबर वाले, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इलास्टोमर होते हैं। कौन से हो सकते हैं बताइए? एक तो नेचुरल रबर, नेचुरल रबर देख लो, क्या SBR आपने देखा था, वो भी एक रबर था कि नहीं था? यस सर, Yes, sir. तो ये जो SBR है ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल रबर की कैटेगरी में आएगा, यानी कि वो भी इलास्टोमर है, क्योंकि वो रबर है तो वापस ऑब्वियसली गेन करेगा। एक और हो सकता है इसमें नाम वगैरह कुछ हो जाए, सर वल्केनाइज्ड ठीक है, रबर, क्या हुआ? वल्केनाइज्ड रबर। हाँ, वल्कनाइज रबर। वल्कनाइज का मतलब क्या है कि आप SBR में भी आप चाहो तो सल्फर डाल दो, सल्फर डालोगे ना तो उसको हम बोल देते हैं कि भैया वो क्या हो गया आपका, वल्कनाइज्ड रबर हो गया, ठीक है, क्योंकि वो उसके बीच में क्रॉस लिंकिंग बना देता है। और क्या बोल सकते हो, बस इतना ही रह दो, ठीक है। अब आ जाइए फाइबर में। तो फाइबर में क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, फाइबर में कि दीज आर द पॉलीमर विच क्वाइट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कि यहाँ पे सिंपली कि यहाँ पर कौन सा फोर्स लगने वाला है, वहां पर वॉन डेर वाल्स फोर्स लग रहा है इलास्टोमर में, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब बताइए अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो ऐसा मोनोमर ढूंढिए, कैसा मोनोमर कि भैया उस मोनोमर में या तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच्ड, या तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच्ड हो, या फिर फ्लोरीन से हाइड्रोजन अटैच। तो फ्लोरीन का कहीं मसला है ही नहीं। एक बात बताइए कि क्या नाइलॉन में NH2 से क्या यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि नहीं हाइड्रोजन? Yes, sir. यस सर, नाइलॉन में आपने देखा था ना ADP के एसिड जो था,
NH2 CH26 NH2, ये एडीपी एसिड था। तो यहाँ पे जो NH है क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, तो वहां पे कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, नायलॉन भी आपके फाइबर की कैटेगरी में आएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे ये रहा आपका नायलॉन का स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ पे दिखा रहा था आप लोगों को। ये देखिए OH, ये नायलॉन का मोनोमर पूरा चेन है। अब यहाँ से OH और यहाँ पे NH है, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आप देखोगे कि ये जो नायलॉन है वो फाइबर की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, तो जितने भी नायलॉन होंगे वो सारे के सारे फाइबर की तरह काम करेंगे। बेकेलाइट जो है वो फाइबर की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई सीन नहीं है, वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर की तरह काम करता है। कोई नहीं दोस्तों, एक काम करते हैं, मैंने आप लोगों का 1 घंटा ले लिया है ऑलमोस्ट।